हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में। चलिए बच्चों, हम लोग फ्रिक्शन की अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने इससे पहले जान लिया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब बढ़ते हैं ड्राई फ्रिक्शन की तरफ, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, ड्राई फ्रिक्शन है। ड्राई फ्रिक्शन जान लेते हैं कि ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों। तो बताया था मैंने कि अगर दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है तो इनके बीच रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी उत्पन्न होगी। रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का जो विरोध करेगा वही क्या कहलाएगा, ड्राई फ्रिक्शन कहलाता है। तो देखिए बच्चों, वहीं लिखा मैंने, यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, परिभाषा देख लीजिए इसकी कि ड्राई फ्रिक्शन या कूलॉम फ्रिक्शन क्या होता है। तो बताया कि व्हेन टू सरफेस ऑफ सॉलिड बॉडी आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्या है, दो अगर कोई सॉलिड बॉडी है और वह भौतिक कॉन्टैक्ट में है, भौतिक संपर्क में है, देन सब्जेक्टेड टू ए टेंजेंशियल फोर्स, जिनके ऊपर क्या लग रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, देन फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस आर ड्राई फ्रिक्शन। समझ में आया? यानी कहने का इनका मतलब अंग्रेजी बहुत, वो मत सोचिए कि अंग्रेजी में लिख दिया तो बहुत पहाड़ लिख दिया, कुछ नहीं लिखा। कहने का सिर्फ मतलब इनका यही है कि अगर दो भौतिक वस्तुएं फिजिकल कांटेक्ट में हैं और इनके ऊपर कोई एक स्पर्शीय बल लग रहा है, तो इस बल के कारण जो उनके बीच फ्रिक्शन उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएगा, ड्राई फ्रिक्शन, शुष्क फ्रिक्शन या कूलॉम फ्रिक्शन कहलाएगा। कैसे हो रहा है बच्चों, चलिए देखिए हमारे पास मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया। अब देखिए, अगर टेंजेंशियल फोर्स हम आरोपित कर रहे हैं, मान लीजिए अभी टेंजेंशियल फोर्स की इंटेंसिटी जीरो है, तो इनके बीच कोई वेलोसिटी उत्पन्न होगी नहीं, जीरो होगी। तो क्या फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा। फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन जीरो होगा। फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा, शून्य होगा, कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। लेकिन यही अगर फोर्स हमारा क्या है, कैन नॉट जीरो इक्वल टू जीरो नहीं है, तो इसमें वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी, रिलेटिव वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी और फ्रिक्शन भी जीरो नहीं होगा। वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी और फ्रिक्शन भी जीरो नहीं होगा। तब फ्रिक्शन कुछ ना कुछ डेवलप कर जाएगा, कुछ फ्रिक्शन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर फोर्स जीरो तो वेलोसिटी जीरो, फोर्स लग ही नहीं रहा है तो गति क्या करेगा, वह तो इस ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस के ऊपर क्या किया गया है, रखा गया है। अब यह रखा गया है, इसके ऊपर जब तक हम कोई बल न लगाएं तो क्या ऑटोमेटिक चलेगा, नहीं चलेगा ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा, गतिमान है तो गतिमान रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो अब यह रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं रहेंगे, रुका रहेगा तो कोई इसके बीच फ्रिक्शन ही डेवलप ही नहीं होगा। लेकिन जैसे इसके ऊपर फोर्स की इंटेंसिटी कुछ बढ़ाते हैं, कुछ टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, तो इनके बीच क्या होती है, गति उत्पन्न हो जाती है। और जब गति उत्पन्न हो जाएगी तो इनके बीच फ्रिक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक लाइन मैंने लिखा है, फॉर लो लोड यानी कम भार के लिए ड्राई फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। कम भार के लिए जो यही ड्राई फ्रिक्शन है ना, उसको क्या कहते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और इसे स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यूएस द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, म्यूएस द्वारा दर्शाया जाता है। अब होता कितना है बच्चों, देखिए चलिए देखते हैं, यही एक फिगर बना के हम लोग समझते हैं। तो देखिए कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाना चालू कर दिया। टेंजेंशियल फोर्स लगाना चालू करेंगे तो इनके बीच फोर्स लगाना चालू करेंगे इस डायरेक्शन में, तो मोशन की टेंडेंसी क्या होगी, मोशन की टेंडेंसी भी इधर की ही होगी। जब मोशन की टेंडेंसी भी इधर की होगी तो मोशन के ठीक विपरीत दिशा में एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई अपना एक भार होगा जो ऊर्ध्वाधर सदैव नीचे की ओर कार्य करता है, और इसी भार के अपोजिट एक प्रतिक्रिया बल भी कार्य करती है ना। ठीक है, तो प्रतिक्रिया बल कार्य करती है, देखिए, और यही प्रतिक्रिया बल ही क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। यानी कि प्रतिक्रिया बल ही क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को टपल होने से बचाएगा, गिरने से भी बचाएगा। जैसे जैसे आप फोर्स लगाते जाते हैं तो देखिए क्या होगा, जैसे जैसे आप फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चलना चालू चलेगा तो इसके सरफेस और ऑब्जेक्ट के लोअर सरफेस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा, वहाँ पर घर्षण उत्पन्न होगा जो कि
यह घर्षण है। या प्रतिक्रिया बल, अब जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, अब अगर फोर्स की टेंडेंसी को हम बहुत तेज़ी से बढ़ाते जाएं तो वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती जाएगी, बहुत तेज़ी से। लेकिन बहुत अत्यधिक फोर्स बढ़ा दें तो यह ऑब्जेक्ट क्या करेगा, गिर जाएगा, टपल हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। ऐसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ईंट है, ईंट यहाँ पर रख ले, ईंट को हम गति ऊपर क्या करें, टेंजेंशियल फोर्स लगाते जाते हैं तो कुछ देर तक गति करेगा। लेकिन और ज़्यादा बहुत तेज़ी से फोर्स लगा दें तो क्या करता है, गिर जाता है। तो गिर जाएगा तो क्या होगा, यानी कि रिएक्शन वहाँ पर फेल्योर हो गया, यानी मैक्सिमम रिएक्शन आएगा। इस दौरान जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अभी फिलहाल देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम फोर्स की टेंडेंसी बढ़ाते जाते हैं, फ्रिक्शन की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, और जो यह रिएक्शन फोर्स है यह क्या होता जाता है, इधर की ओर शिफ्ट होता जाएगा, इधर की ओर शिफ्ट होता जाएगा। और यही जो फ्रिक्शन है, यही जो स्टैटिक फ्रिक्शन है F/R, यही बराबर होता है किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट के, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट के। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रख लीजिए कि जो हमारा फ्रिक्शन और अभिलंब प्रतिक्रिया होती है, अभिलंब प्रतिक्रिया, इन दोनों के बीच इन्हीं का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट या स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें बात याद आ गई बच्चों। तो इतनी चीज़ें को आप ध्यान में रखिए। आगे और बढ़ते हैं कि देखते हैं कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझिए पहले। हाँ तो बच्चों चलिए अब देखिए कि अगली टॉपिक है बच्चों हमारी, क्या अगली टॉपिक है जो कि ड्राई फ्रिक्शन और कूलॉम फ्रिक्शन आर हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ड्राई फ्रिक्शन या कूलॉम फ्रिक्शन कितना होता है, कैसे लगता है, टोटल फ्रिक्शन कितना डेवलप होता है। तो देखिए बच्चों हमारे पास यही फिगर है। अभी देखिए मैंने कहा वेलोसिटी 0, फोर्स लगा है, फोर्स लगा है, फोर्स 0 नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों कि देखिए जैसे ही आप फोर्स लगाएं टोटल क्या हो, तुरंत एकदम इंस्टेंट गति की टेंडेंसी आ ही जाए। फोर्स लगाते जाते हैं, थोड़ी देर बाद जो है कि गति की टेंडेंसी डेवलप होती है। ठीक है, तो गति की टेंडेंसी जरूरी नहीं है कि तुरंत हो जाए। तो देखिए हमने क्या किया, फोर्स लगाया, लेकिन वेलोसिटी 0 है। अब इस फोर्स लगाने के कारण अभी गति नहीं हुई है, फिर भी हमारे द्वारा फ्रिक्शन है, ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन डेवलप हुआ ना, गति नहीं हुई, फिर भी वो ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ा। तो कारण क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। उसके अंतर्गत क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है टोटल देखते हैं बच्चों। चलिए तो देखिए यह फोर्स हम लोगों ने लगाया, टेंजेंशियल फोर्स, इस ऑब्जेक्ट का अपना भार है, भार के ठीक अपोजिट क्या लगता है हमारा, रिएक्शन आता है। और इस फोर्स लगने के कारण अभी जो है कि इसमें मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि इस कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन के रूप में है। अब यही स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा क्या है, F है। तो देखिए जो टोटल फ्रिक्शन होगा बच्चों, जो टोटल फ्रिक्शन होगा, जो यही टोटल फ्रिक्शन होगा, टोटल यह होता है अंडर रूट में F² प्लस R², और अभी आप लोगों ने देखा है क्या, F/R क्या देखा था, म्यू देखा था ना, म्यू एस हो या देखा था, म्यू देखा था। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से F अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू R स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, क्योंकि अभी गति की टेंडेंसी नहीं है। तो अभी इसी वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिए। तो देखिए टोटल फ्रिक्शन कितना आएगा आपका, टोटल फ्रिक्शन जो है कितना आ रहा है, देखिए म्यू S² इंटू R² प्लस R²। अब R² कॉमन ले तो R बाहर आ जाएगा, तो R बाहर आया तो अंडर रूट में μ² प्लस 1, यही तो होगा ना। या टोटल आपका क्या होगा, टोटल फ्रिक्शन कब, जब गति अभी डेवलप नहीं हुई है, गति डेवलप नहीं हुई है, यानी कि टोटल फ्रिक्शन उसके ऊपर इतना कार्य कर रहा है, और जब तक यह कार्य करेगा तब तक गति की टेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा आप इसको लिमिट क्रॉस करेंगे तब जाके हमें गति की टेंडेंसी मिलेगी। तो अभी फिलहाल हमें जानना है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वेलोसिटी 0 है, अभी गतिमान अवस्था में नहीं है, तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना जनरेट होगा बच्चों, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका कितना जनरेट होगा, इतना जनरेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चाहे आप कोई तैयारी कर रहे हैं या अपना एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यह जो है इतना ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, इतना कर लीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को जान लेते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जान लेते हैं। अच्छा पहले इसको कर लीजिए। तो
चलिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पर, देखिए अगली टॉपिक है इसी में, अगला हेडिंग है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन कोण। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोण तथा फ्रिक्शन शंकु बोलते हैं, फ्रिक्शन कोण तथा फ्रिक्शन शंकु क्या होता है उसको देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए अभी हमने आपको बताया क्या कि यह कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पर हम लोग क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन ये थी और इसका वेट नीचे की तरफ था, रिएक्शन फोर्स इस तरह से था और मोशन के विपरीत क्या था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा था। तो देखिए बच्चों यही है कि जो हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया है, अभिलंब प्रतिक्रिया इस डायरेक्शन में जा रही है और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच जो लग रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि इनके द्वारा यह एक डेवलप हो जा रहा है, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा हमें। तो इनके बीच जो है टोटल फ्रिक्शन हमारा वर्क कर रहा था, कहीं इधर ही जा रहा था टोटल फ्रिक्शन, टोटल फ्रिक्शन जो है हमारा क्या था, इस डायरेक्शन में मूव किया, तो यह टोटल फ्रिक्शन था। तो देखिए बच्चों अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा टोटल फ्रिक्शन के बीच, टोटल फ्रिक्शन के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कोण कहते हैं, फ्रिक्शन एंगल कहा जाता है। याद रहेगा ना, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा टोटल फ्रिक्शन के बीच बना कोण, टोटल फ्रिक्शन के बीच बना कोण या परिणामी फ्रिक्शन घर्षण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए टोटल कोण ये हो गया, क्या हो गया कि अभिलंब प्रतिक्रिया तथा टोटल फ्रिक्शन के बीच बना कोण अब क्या कहलाता है, टोटल फ्रिक्शन के बीच बना कोण क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। अब बच्चों यही देखिए करना क्या है आपको, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ मत करिए। देखिए होता क्या है, कितना होता है, तो मान लीजिए कि किसी समय यही है हमारा क्या, यह है, तो देखिए एक त्रिभुज बनेगा ना, एक त्रिभुज बन रहा है कुछ इस तरह से, यही तो है आपका ये अपना, यही तो है अपना। तो देखिए क्या बनेगा, अगर हम tan थीटा लें, tan थीटा लें, tan थीटा लें, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा, ये सामने वाला, यह आधार क्या होगा बेटा, ये r, tan थीटा होगा ना, होगा ना बेटा। तो देखिए यह बाई r हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। तो देखिए अब tan थीटा बराबर आपको मिल गया क्या, f/r, और थीटा बराबर अगर हम चाहें तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स f/r, यही होगा ना। और आपको पता है f बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू आर होता है, म्यू एस इंटू आर होता है। तो यहाँ पर ये मान रख दीजिए। तो अगर इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में अगर ये मान रखेंगे तो tan थीटा बराबर आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू आर अपान आर। देखिए आर से आर कैंसिल, tan थीटा बराबर क्या मिलेगा, म्यू एस, या यह कहें थीटा बराबर आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स म्यू एस। यानी कि जितना आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, वही कितने बराबर होता है, एंगल ऑफ उसी के tan इनवर्स के इसके बराबर होता है। ठीक है, तो आपको मिल गया इतनी चीज़ें। अब है इसमें अगला चीज़ क्या, फ्रिक्शन कोण। तो फ्रिक्शन कोण कुछ कोण, फ्रिक्शन कोण, फ्रिक्शन शंकु कुछ नहीं होता है बेटा, बस छोटी सी बात है, इसको समझ लीजिए। मैं भी आपको समझा देता हूँ, देखिए यहीं पे फिगर में समझा दूंगा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना, इतना कर लीजिए। तो देखिए समझ लीजिए, फ्रिक्शन कोण को समझ लीजिए, फिर इसको कर लीजिएगा। तो फ्रिक्शन कोण देखिए बेटा होता क्या है कि यही हमारा क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया है। ये क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया इधर जा रही है, ये आ रहा है आपका क्या, फ्रिक्शन फोर्स, और यह जा रहा है टोटल फ्रिक्शन, टोटल फ्रिक्शन लाइन है, यह टोटल फ्रिक्शन लाइन है। तो देखिए टोटल फ्रिक्शन लाइन के बीच और ये प्रतिक्रिया बल के बीच बना जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कोण कहते हैं। यह टोटल फ्रिक्शन है आपका, टोटल फ्रिक्शन है। अब देखिए इसी थीटा के ठीक बराबर, या तो गति की टेंडेंसी अगर हम फोर्स इधर से लगाएं तो इधर हो सकता है, या फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है ना। तो अगर कल्पना करें कि इधर से भी लग रहा है तो ये उतना ही बराबर का कोण इधर भी जनरेट हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए अब इन दोनों के बीच अब यही जो कोण बनता है, देखिए कुछ इस तरह का एक कोण बनेगा, तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग,
फ्रिक्शन कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया की दोनों तरफ जो टोटल फ्रिक्शन अगर हम कंसीडर करें तो इनसे बड़ा जो कोण होता है शंकु, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कोण कहते हैं। थैंक यू बेटा, चलिए इतना कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे फ्रिक्शन से संबंधित चीज़ों को पढ़ा जाएगा। थैंक यू बेटा।